हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। और हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। इससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं वो एक नंबर को जान ले, 8638008832। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर ऑफ ज़ोरावर क्लासेस। अगर आप ज़ोरावर क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब रीडिंग डिसेबिलिटी, यानी कि पठन अक्षमता को के लिए एक शब्द, पर्टिकुलर शब्द प्रयोग किया जाता है, वो शब्द क्या है। और ये सारी ही कुछ डिसेबिलिटीज आपके सामने हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या फिर डिस्प्रेक्सिया। तो आप बताइए क्या होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा, बट स्टिल आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए इस पर। देखिए, आपने तारे ज़मीन पर फिल्म देखी होगी जिसमें दर्शील सिफारी जो कि ईशान का रोल प्ले कर रहे थे, उनको डिसलेक्सिया था, ठीक है, रीडिंग डिसेबिलिटी थी। तो डिसलेक्सिया इज अ टाइप ऑफ रीडिंग डिसेबिलिटी। और सबसे ज़्यादा जो डिसेबिलिटीज होती हैं वो लैंग्वेज में ही पाई जाती हैं, मतलब ये भी अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज द मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन डेवलप्स। तो पियाजे के अनुसार, पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, कोलबर्ग से पहले पियाजे ने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें दो तरह की मोरालिटी की बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा यह गया है कि मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन जो है वो कब डेवलप हो जाती है बच्चे में। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 5 से 7 वर्ष के बीच में, 7 से 10 वर्ष के बीच में, 12 से 13 वर्ष के बीच में, या फिर 6 साल से नीचे। बेसिकली सारी एज कवर हो गई है जो उनकी मोरालिटी स्टेज में बेसिकली थी। तो बताइए कि कब मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग की नैतिकता आ जाती है बच्चे के अंदर कि हमें कोऑपरेशन करना चाहिए, ये सब चीजें कब आती हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब अराउंड 7 ईयर्स के बाद जो है बच्चे में ये चीज डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, क्योंकि 7 साल से आगे का बच्चा जो है, आपने देखा होगा, रिवर्सिबल थिंकिंग हो जाती है उसकी, वो डिसेंट्रेशन जो है उसमें आ जाता है, वो चीजों को पलट कर देखना स्टार्ट कर देता है और वो अपने पर्सपेक्टिव। 5 से 7 साल का बच्चा तो ईगोसेंट्रिज्म में होता है, उसमें कोऑपरेशन की भावना इतनी ज्यादा नहीं आती है। और 7 से 10 का बच्चा जो है काफी एक्टिव हो जाता है, कोऑपरेशन उसमें आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे डेवलप्स की बात है, ठीक है, खैर वो आगे तक कंटिन्यू रहता है, लेकिन यहाँ ये 7 से 10 साल का जो एज है, यहाँ पे ये डेवलपिंग स्टेज हम कह सकते हैं 7 साल के बाद जो बच्चे की होती है, जहाँ पे वो कोऑपरेशन सीखता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेटमेंट फर्स्ट डू वट आई वॉन्ट यू टू डू देन यू मे डू वट यू वॉन्ट टू डू। ठीक है भाई, पहले आप वो कीजिए जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं, उसके बाद आप जो भी करिए, ठीक है, जो आप चाहते हैं वो करिए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रीमैक प्रिंसिपल, प्रीमैक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है। यानी कि प्रीमैक सिद्धांत है, तैयारी के नियम का सिद्धांत है, अभ्यास के नियम का सिद्धांत है, या फिर निरंतरता के नियम का सिद्धांत है। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए, ये जो प्रिंसिपल है ये है प्रीमैक प्रिंसिपल। ठीक है, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रिंसिपल है एक तरह का, कि आप किसी के बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई करते हो। तो प्रिंसिपल कहता है कि पहले आप ये सब कर दो मेरे लिए, फिर मैं आपके लिए भी ये चीज कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बिहेवियरिज्म का पार्ट है बेसिकली। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी इज। तो भाई देखो, जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होती है, आपको कई बार ये क्वेश्चन मैंने कराया। जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब है जब बच्चे के दिमाग में जो है फिक्स्ड हो जाता है, धारणाएं फिक्स हो जाते हैं कि ठीक है, मैं लड़का हूं या लड़की हूं, चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं डिफरेंट तरीके का हेयर स्टाइल रख लूं, मैं अगर फ्रॉक पहन लूं, तो मैं लड़का से लड़की बन जाऊंगा। ये सारी चीजें जो है बच्चे के अंदर से चली जाती है, उसको ये फिक्स हो जाता है कि ठीक है, जेंडर को हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरह से, जो हमारा बायोलॉजिकल है। ठीक है, जो हमें बायोलॉजिकल रूप में मिला है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, या तो हम मेल होंगे या हम फीमेल होंगे। ठीक है, जो भी है उनको कांस्टेंट हो जाती है चीजें। तो इसकी एक स्टेज होती है, ये ऐसे ही फिक्स नहीं हो जाता एकदम से, एक पूरी डेवलपमेंट की स्टेज चलती है, तब जाके ये आइडिया फिक्स होता है। तो उसकी पहली पूछा है कि स्टेबिलिटी होगी, लेबलिंग होगी, कंसिस्टेंसी आएगी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए वैसे तो ऑप्शन से आपको समझ जाना चाहिए। इसकी फर्स्ट स्टेज होती है जेंडर लेबलिंग। ठीक है, अराउंड 3 साल का बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा जो है लेबल अपने आप करना शुरू कर देता है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये भी लड़का है, ये भी लड़की है। मतलब कॉन्स्टेंसी तो नहीं आती है, लेकिन हाँ वो कुछ देख देख के लेबल करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके लंबे बाल हैं तो ये लड़की होगी, इसके छोटे बाल हैं, ये अगर ये गाड़ी से खेल रहा है, मतलब जो भी जेंडर के प्रति धारणाएं होती हैं, मतलब उस अकॉर्डिंग वो लेबलिंग स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। ठीक है, ये तो खैर आपको कई बार क्वेश्चन करा दिया आई थिंक, तो ये आपको पता ही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन की 2 फैक्टर्स थी, जिसमें वो जनरल फैक्टर्स की बात करते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, रीजनिंग होगी, ये सारी आपकी जनरल इंटेलिजेंस है। और स्पेसिफिक की बात करें तो आपका साइंस में अगर कोई स्पेसिफिक वो है टैलेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी में है, तो ये आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर ए टास्क इफ गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट। तो वो फेज जहां पर बच्चे को अगर आप असिस्टेंस देते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट देते हैं, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो ये पूछा है किसी टास्क को मास्टर कर सकता है। ठीक है, सपोज हियर द चाइल्ड, ठीक है, अब बच्चे को जो है यहां तक पहुंचना है। अब बच्चे को सिर्फ इतना आता है, आपने थोड़ी असिस्टेंस दे दी तो बच्चा इस जोन तक पहुंच गया, जोन 2 तक पहुंच गया। पहले जोन 1 में था, 3 तो आउट ऑफ द रीच है, तो जोन 2 तक पहुंचने के लिए आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी, तो दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हम इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो लर्निंग डिसेबिलिटी किसने यूज किया था पहली बार, ये आपसे क्वेश्चन है। तो देखो वैसे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है, मतलब मिलना कहीं ज्यादा, अगर आपको क्लियर मिल जाता तो ठीक है। सैमुअल किर्क जो है वो इसके करेक्ट ऑप्शन होगा। उन्होंने पहली बार लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म को जो है वो यूज किया था। बाकी नाम तो आपने सुने ही होंगे, स्किनर, फ्राइड और वुंड का। नेक्स्ट है, द एप्लीकेशन ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस इज। भाई एक पीड़ादायक उद्दीपक आपने अप्लाई कर दिया है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट है, रिवॉर्ड है, या फिर आप शेपिंग कर रहे हैं? तो बताइए क्या होगा। शेपिंग इज ऑल्सो ए बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्कीम। तो गाइज यहाँ पे देखो, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट्स में से आपको लग रहा होगा रिवॉर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि आप पीड़ादायक दे रहे हैं, कुछ कष्ट दे रहे हैं किसी को। ठीक है, शेपिंग भी नहीं होगा। ऑब्वियसली किसी को आप कष्ट देंगे तो वो पनिशमेंट होती है, सजा या दंड का एक रूप होती है। ओके, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में हम एवर्सिव स्टिमुलस को जो है अलग करते हैं, उसको दूर करते हैं, अनप्लीजेंट सिचुएशन को, ताकि हम दूसरे जिसके साथ ये कर रहे हैं उसको हम उस एक बिहेवियर को जो हम चाह रहे हैं वो उस बिहेवियर को रिपीट करें। तो इसलिए हम उसको जो अनप्लीजेंट सिचुएशन उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम ये कर रहे हैं तो वो बंदा जो है डिजायरेबल बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा, तो वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है। लेकिन अगर आप किसी को एवर्सिव स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, पीड़ादायक कुछ दे रहे हैं, तो वो पनिशमेंट का पार्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन हिज क्लास, द टाइप ऑफ मोटिवेशन बिहाइंड हिज हार्ड वर्क। तो एक बच्चा जो है बहुत हार्ड वर्क करता है पहली रैंक पाने के लिए, फर्स्ट रैंक इन द क्लास। तो टाइप ऑफ मोटिवेशन क्या होगा? इंट्रिंसिक होगा, एक्सट्रिंसिक होगा, जीरो होगा, या नन ऑफ द अबव होगा? भाई एक स्टूडेंट है कक्षा में बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वो फर्स्ट आ जाए, तो बताइए क्या होगा? इंट्रिंसिक होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, जीरो मोटिवेशन की मोटिवेशन ही नहीं है, या फिर क्या? तो ये सी और डी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बात आ रही है इंट्रिंसिक की और एक्सट्रिंसिक की। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे फर्स्ट रैंक चाहिए। ठीक है, वो इसलिए मोटिवेट नहीं है कि भाई ठीक है हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें पढ़ना भी हमारा एक कर्म है और हमें उसमें भी ध्यान लगाना चाहिए। तो ये एक इंट्रिंसिक धारणा हो जाती है जिसमें आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड की तरफ नहीं भागते, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल रिवॉर्ड की तरफ आप भाग रहे हैं। आपको क्योंकि पहली पोजिशन लानी ही लानी है, दैट्स वाई यू आर वर्किंग हार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, the rules for when and how to use language to be an effective communicator is a particular culture, in a particular culture आएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर कल्चर में किस तरह से आपको बिहेव करना है, किस तरह से आपको लैंग्वेज अपनी यूज करनी है। सपोज अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो आपका टोन अलग होगा, अगर आप अपने मदर से बात कर रहे हैं तो आपका जो टोन होगी वो बहुत ही अलग होगी, कैजुअल सी होगी। लेकिन जब आप फॉर्मली बात कर रहे हैं किसी से तो बहुत फॉर्मल टॉक होती है। तो इस तरह से आप जो है माहौल के हिसाब से जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, किसके अंदर आता है? ये सारे लैंग्वेज के पार्ट हैं, फोनेटिक्स, फोनिक्स, प्रैग्मेटिक्स या सिमेंटिक्स। ठीक है, तो देखिए दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स में हम एक्चुअल में लैंग्वेज का यूज करते हैं कि हमें किस माहौल में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। तो दिस कम्स अंडर प्रैग्मेटिक्स। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।